So binomial theorem, which we have to see now, basically about two terms, and there is a whole power n on these two terms. N can belong to any whole number. Like we know that if we take a plus b to the power 0, which is the first whole number, we get 1. If we write a plus b to the power 1, we get a plus b. If we write a plus b whole square, what do we get? We get a square plus 2ab plus b square. Do you remember what is the formula for a plus b whole cube? It is a cube plus 3a square b plus 3ab square. So till here we know. Now if we keep on increasing the power, is there any general formula for a plus b to the power n? What will be its expansion? So first we will study its expansion, then we will study its proof also. How can we prove it? So let me tell you here that what we observe, that in a term like a plus b to the power 0, we are getting 1. In a plus b to the power 1, we are getting two terms, a and b. In a plus b whole square, a to the power 2, then a power 1, b power 1, then b square. In a plus b whole cube, we started with a cube, then we got a square, then we got a, and at last b cube मैंने मिस कर दिया था. At last there is no a. So you can say that it is a to the power 0 actually. This thing can be written as a to the power 0 b cube also. So a की जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और b की पावर पहले वाले में 0 थी, उसके बाद 1 हुई, उसके बाद 2 हुई, उसके बाद 3 हुई. तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि a प्लस बी टू दी पावर n में a की पावर n से स्टार्ट होगी, अगले टर्म में n माइनस 1 होगी, फिर n माइनस 2 होगी, और इस तरीके से करते करते a स्क्वायर और a और नथिंग, मतलब a नहीं होगा, उस पे एंड कर जाएगी. b के साथ क्या होगा कि पहले टर्म में b की पावर 0 होगी, अगले टर्म में b की पावर 1 होगी, फिर b स्क्वायर होगा, और ऐसे ही करते करते जो ये वाला टर्म है यहाँ पे b की पावर n-2, यहाँ पर b की पावर n-1, और लास्ट में जिसमें a नहीं है वहां पे b की हाईएस्ट पावर n होगी. तो there are how many terms if we observe? So number of terms which will come will be one more than the power. अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1. जैसे तुमने यहाँ पे देखा भी, पावर 0 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 था, पावर 1 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 थे, पावर 2 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 थे, पावर 3 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 थे. सो ये तो अभी हमने ये ऑब्जर्व किया है कि a की पावर n से कम होना स्टार्ट होगी और b की पावर 0 से बढ़ना स्टार्ट होगी, और इस तरीके से सारे टर्म्स मिलेंगे. अब दूसरा सवाल ये उठता है कि कोएफिशिएंट्स क्या होंगे. इफ यू सी हियर, जो एक्सपेंशंस हमने किए हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, तो पहले वाले में तो कोई a और b का टर्म था ही नहीं. इस वाले में a की पावर भी 0 थी, b की पावर भी 0 थी, आगे 1 था, कोफिशिएंट वाज 1, कांस्टेंट था. यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है. अगले वाले में यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है. तो अब कोफिशिएंट के पैटर्न को भी हमें ऑब्जर्व करना है.
तो जस्ट राइट दिस डाउन. नाउ आई विल टेल यू कि कोफिशिएंट्स का पैटर्न क्या बन रहा है. सो इफ वी टॉक अबाउट द कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट जो है वो कुछ इस तरह का पिरामिड बना रहा है. ठीक है, यहां पर जो पहला टर्म है वहां पे 1 था, अगले टर्म में 1 और 1 था, उसके बाद में 1 2 1 था, उसके बाद में 1 3 3 1 था. यहां तक का तो हमने देख ही लिया. ये जो अभी मैंने एक्सपेंशन किया था वहां पे हमने तो ये ऑब्जर्व कर ही लिया था कि कोफिशिएंट्स ये पैटर्न फॉलो कर रहे थे. तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर बेसिकली, अगर हम पैटर्न पे ध्यान दें तो क्या हो रहा है कि पहला और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 और 1 है. अच्छा, ये जो 3 है ये 1 और 2 का सम है, ये 3 1 और 2 का सम है, ये 2 1 और 1 का सम है. तो ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 और 3 का सम यहाँ पर 4 आएगा, 3 और 3 का सम यहाँ पे 6 आएगा, और 3 और 1 का सम यहाँ पे 4 आएगा. तो अगर मैं a प्लस बी टू द पावर 4 का एक्सपेंशन करूं तो इस पैटर्न से क्या मिलना चाहिए, पहला टर्म a टू द पावर 4 से स्टार्ट करते हैं, अगले टर्म में a की पावर 1 कम हो जाएगी और b की पावर 1 हो जाएगी, मतलब एक बढ़ जाएगी पहले से. कोफिशिएंट अब क्या मिलेगा, दूसरे वाले में 4. देन वी विल राइट 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ द नेक्स्ट टर्म, एंड a की पावर एक और कम हुई, b की एक और बढ़ गई. देन 4 विच इज द नेक्स्ट कोफिशिएंट, एंड a की एक और कम हुई, b की और बढ़ गई, और लास्ट में a गैप हो गया, b की पावर मैक्सिमम 4 हो गई और कोफिशिएंट 1 रह गया. तो इस तरीके से हम a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन कर सकते हैं. इफ वी सिमिलरली मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप इन दिस पिरामिड, what do we observe basically, जैसे मैं a प्लस बी टू दी पावर 5 के बारे में सोचता हूं, तो a प्लस बी टू दी पावर 5 में कितने टर्म्स होंगे, 6 टर्म्स होंगे, और उनके कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे, 1 से स्टार्ट होगा और 1 पे फिनिश भी होगा. बीच में हम क्या डालेंगे, 5 10 10 5. तो what will be the expansion, a to the power 6, a to the power 5, फिर आएगा 5a to the power 4b प्लस 10a cube b square प्लस 10a square b cube प्लस 5ab to the power 4 प्लस b टू द पावर 5. तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग हियर. तो ये पैटर्न लिख लो, ये बहुत समझ में आना चाहिए. दिस इज अ पैटर्न विच वी आर गेटिंग. अब पॉइंट ये है कि इस पैटर्न के बेसिस पे अगर मान लो हमें a प्लस बी टू द पावर 21 निकालना है, तो क्या मुझे 21 स्टेप्स तक ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, उतना बड़ा नहीं. अब हमारे पास इसका एक फॉर्मूला लिखने का तरीका होगा. सो नाउ आई विल यू टेल यू दैट. तो एक चीज मैं समझा रहा हूं यहां पर, इसके हेल्प से हम लोग फॉर्मूला समझ सकते हैं. तो जो सबसे पहला टर्म का कोफिशिएंट है 1, दैट कैन बी रिटन एज 1c 0c0. ठीक है, ये जो दोनों 1 है इसको मैं लिख सकता हूं 1c0, इसको लिख सकता हूं 1c1. ये 1 को 1c1 लिख सकते हैं, इस 1 को 1c0 लिख सकते हैं. ये जो 1 है इसको 2c0 लिख सकते हैं, और ये जो 1 है इसको 2c2 लिख सकते हैं. बेसिकली हमें पता है कि nc0 इज 1 एंड ncn इज ऑल्सो 1. तो जहां पर भी 1 है हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं. ये जो बीच में 2 आया है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2c1. तो यस, 2c1 की वैल्यू 2 होती है. ये जो 1 आ रहा है इसको मैं लिख रहा हूं 3c0. अगला जो 3 आ रहा है उसको लिख रहा हूं 3c1. अगला जो 3 आ रहा है उसको लिख रहा हूं 3c2, और जो अगला 1 आ रहा है उसको लिख रहा हूं 3c3. फिर हम इस पे आते हैं.
अगले रो पे। तो ये 1 को मैं 4c0 लिख सकता हूं, ये 4 को 4c1 लिख सकता हूं, और ये 6 को 4c2 लिखा जा सकता है, और ये जो 4 है इसको 4c3 लिखा जा सकता है, और ये जो 1 है इसको 4c4 लिखा जा सकता है। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट रो। ये जो 1 है इसको 5c0 लिख सकते हैं, ये जो 5 है इसको 5c1 लिख सकते हैं। This also we know that nc1 is n as well as ncn minus 1 is also n। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के, अगर नहीं पता है तो देख सकते हो। ये जो 10 है इसको तुम लिख सकते हो 5c2, कैलकुलेट करके देख लो 10 ही आएगा। और अगला जो 10 है उसको 5c3 लिख सकते हो, कैलकुलेट करके देख लो 10 ही आएगा। ये हो गया 5c4, दैट इज ncn minus 1। ये हो गया 5c5। तो इन टर्म्स ऑफ NCR हम इन सारे कोफिशिएंट्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो जस्ट राइट दिस ऑल्सो देयर वेयर यू हैव ड्रॉन द ट्रायंगल। So now the formula which you can observe here, what is it basically? ठीक है, पैटर्न समझ के हमने फॉर्मूला बनाया है कि अगर a प्लस बी टू द पावर n है तो उसका पहला टर्म a टू द पावर n, दूसरा टर्म a टू द पावर n माइनस 1b, तीसरा टर्म a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर, and we keep on writing the values, and when we will reach at the end we will have a b to the power n minus 1 and b to the power n. Now what about the coefficients? So the first is nc0, which will be 1 for any value of n. Next will be nc1, and here it will be nc2, and we keep on increasing the value by 1 here, ncr. So the value of r will keep on increasing by 1 in each term. When we will reach second last term, it will be ncn minus 1, and the last will be ncn. So अगर हमें in general a plus b to the power 21 का रखना है तो इसी फॉर्मूले में हम n को 21 पुट करके a plus b to the power 21 का एक्सपेंशन कर सकते हैं। हमें पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है कि ऐड कर करके ऐसे ऐसे करके बनाते रहो ट्रायंगल। हमने एक फॉर्मूला बना लिया है और ट्रायंगल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही है। नाउ वी विल हैव अ मैथमेटिकल प्रूफ, वी विल सी अ प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम PMI भी कहते हैं। तो जिसने PMI किया है उसको वो क्लियर हो जाएगा, जिसने नहीं किया है उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि PMI का जो तरीका है वो सिंपल सा तरीका होता है। So we will try to prove this by the help of principle of mathematical induction. Pattern से तो हमें समझ में आ ही गया। So here, if we take the method of principle of mathematical induction, so let us take n is equal to 0, the base case, where a plus b to the power 0 is actually 0c0, the first term itself, and it will be 1. Even you can take n is equal to 1 and you will get a plus b to the power 1 is equal to 1c0 and a to the power 1 plus 1c1 b to the power, which is actually a plus b. तो n इक्वल टू 0 के लिए भी वो फॉर्मूला ट्रू है जो मैंने अभी लिखा था, और n इज इक्वल टू 1 के लिए भी वो फॉर्मूला ट्रू है। तो लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k ऑल्सो, which is called induction step. So let us suppose for k the expansion is true, that is kc0 a to the power k plus kc1 a to the power k minus 1b plus kc2 a to the power k minus 2b square, and similarly we write the second last term kck minus 1
and this will be a into b to the power k minus 1, and last term will be k c k b to the power k. So let us assume that for n is equal to k, this expansion is true. Now if we prove that this is true for n is equal to k plus 1 also, that means by the principle of mathematical induction, it is true for all whole number. So a plus b to the power k plus 1, I am writing as a plus b to the power k into a plus b. This we already know that the power which are getting added can be multiplied, the terms can be multiplied like this. So power will add up here. वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. अब ये a plus b to the power k जो है, ये ऑलरेडी हमने इसका एक्सपेंशन ट्रू माना है, तो इसका एक्सपेंशन यहाँ पर लिख देते हैं k c0 a to the power k plus k c1 a to the power k minus 1b and so on, and the second last term k c k minus 1, and you get a b to the power k minus 1 and last k c k b to the power k into the next term is a plus b. We can write it like this because for a plus b to the power k we have assumed that the expansion is true. That was the induction step. Now when we multiply all of these terms with this second term which has two components, what do we get? Just see. For example, this I am getting it multiplied with a also and b also. So what am I getting? K c0 a to the power k plus 1. Then we are getting k c0 a to the power kb. So I have multiplied a and b with this first term. Now I will multiply a and b with this second term. So what I will get? K c1 a to the power kb plus k c1 a to the power k minus 1 b square. तो ये दोनों a और b से मल्टीप्लाई करके मिला. इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे. फिर मैं ये लास्ट टर्म को कर रहा हूं, सेकेंड लास्ट को भी सिमिलरली कर सकते हैं. मैं लास्ट तक आ जा रहा हूं. तो k c k एंड a इंटू बी टू द पावर k आएगा जब a से करेंगे, और k c k b to the power k plus 1 आएगा जब b से करेंगे. So this is how we can multiply all the components of the first term with both the component of the second term. तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, अब मैं अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं. So what happens कि अगर तुम नीचे में जो मैंने लास्ट स्टेप लिखा है उसके टर्म्स को ऑब्जर्व करो, ये पहला टर्म है k c0 a to the power k plus 1. अच्छा, k c0 को अगर मैं k plus 1 c0 लिख दूं तो क्या किसी को कोई आपत्ति है? नहीं है, क्योंकि k c0 भी 1 होगा और k plus 1 c0 भी 1 होगा, क्योंकि n c0 1 होता है, नीचे में 0 है, तो ऊपर में k रखो या k plus 1 रखो या k plus 5 रखो, कुछ भी रखो, that n c0 is 1. अच्छा, मैं ये टर्म और ये टर्म, ये दो टर्म को एक ब्रैकेट में रख रहा हूं और दोनों में a to the power k into b और a to the power k into b है, इसको मैं बाहर ले रहा हूं. ठीक है, तो ये बन जाएगा k c0 प्लस k c1 into a to the power kb. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अगला दो टर्म एक साथ करूंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? a to the power k minus 1 b square. ठीक है, अगर तुम थर्ड टर्म भी लिखते तो तुम्हें उसका जो पहला कंपोनेंट है वो क्या मिलता? वो मिलता पहला, ये तो k c1 है ही, ये लिख दो, और जो थर्ड टर्म का पहला कंपोनेंट मिलता वो मिलता k c2. ठीक है, अगर तुम इस तीसरे वाले टर्म का a और b के साथ मल्टीप्लिकेशन करते तो जो पहला कंपोनेंट मिलता वो k c2 a to the power k minus 1 b square मिलता. ठीक है, एक कंपोनेंट उसका. इसी तरीके से मैं पेयरिंग करता जा रहा हूं दो दो की. इवन लास्ट से पहले वाला जो टर्म है और उसके पहले वाला टर्म है, उसको जब पेयरिंग करूंगा
तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, a b टू द पावर k दोनों में आएगा, वो कॉमन हो जाएगा। ये तो लिखा हुआ दिख ही रहा है k c k, और उससे पहले जो इसके साथ मिलेगा ना वो मिलेगा k c k माइनस 1। अच्छा, ये जो लास्ट टर्म है ना k c k b टू द पावर k प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं k प्लस 1 c k प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। k c k भी 1 होता है, k प्लस 1 c k प्लस 1 भी 1 होता है, b टू द पावर k प्लस 1। तो ये मैंने कुछ काम किया है इस स्टेप में, ठीक है, पेयरिंग की है। पहला और लास्ट टर्म जो है उसकी मैंने पेयरिंग नहीं की है, इसको और इसको पेयरिंग नहीं किया, ये अलग अलग है। इनके बस कोफिशिएंट को मैंने दूसरे रूप में लिख दिया है, यहाँ पर k प्लस 1 c0 लिख दिया है, यहाँ पर k प्लस 1 c k प्लस 1 लिख दिया। बाकी जो बीच के टर्म्स हैं उनको मैंने दो दो की पेयरिंग कर दी है, क्योंकि मुझे जो टर्म मिल रहे थे वो एक जैसे मिल रहे थे, लाइक टर्म्स मिल रहे थे, तो कोफिशिएंट बस अलग अलग था तो उसको मैंने ऐड कर दिया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ना, एक बार तुम आराम से देख लो। देयर इज अ फॉर्मूला in permutation and combination which we studied, that NCR minus 1 plus NCR is equal to n plus 1 CR। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में किया था, इसको प्रूव करना कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम प्रूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया k प्लस 1 C0 a टू द पावर k प्लस 1। कीप ऑन राइटिंग दिस ऑल्सो, k c0 plus k c1 by the help of this formula will be written as, just compare with that formula, k plus 1 c1 and a to the power kb plus this k c1 plus k c2 by the help of this formula will be written as k plus 1 c2 a to the power k minus 1 b square। और इस तरीके से हम टर्म्स लिखते जा रहे हैं। ये जो सेकेंड लास्ट टर्म है k c k minus 1 plus k c k, इसको क्या लिखेंगे, k प्लस 1 c k a b to the power k, and lastly k plus 1 c k plus 1 b to the power k plus 1। तो फाइनली क्या हो रहा है कि जो a plus b to the power k plus 1 का एक्सपेंशन है, as you can see here, is according to the formula of a plus b to the power n which we have studied from the pattern। एक बार कंपेयर करके देख लो, this is the result which we wanted to get, and for k plus 1 this is true, hence it is true for all the whole numbers।